वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो आंसर देखिए, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र नहीं है। पर हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं, क्या पसंद है? उन्हें आज़ादी पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का पानी पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो आंसर देखिए, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। थर्ड देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? भावार्थ बताना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो हमें इसका अर्थ स्पष्ट करना है जो कवि द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है, वे इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो आगे देखिए, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपना विचार लिखिए। तो क्या उचित है पक्षियों को पालना? मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसीलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना भी सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। अच्छा, आपको ही देख लो, अगर कोई एक कमरे में पूरा दिन बंद रखे तो क्या आप रह लोगे? सारी सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन आपकी इच्छा क्या होगी कि एक बार बाहर का पर्यावरण भी देखें, ये देखें कि बाहर क्या हो रहा है ना? तो मन में एक इच्छा जगती रहती है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो आपने कभी पाला है कोई पक्षी? तो देखिए, इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं कि एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। आगे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो देखिए, हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, है ना? घास में क्या होते हैं? केचुए वगैरह होते हैं, तो वो खाते हैं, और उन कीटों को कौन खाते हैं? उन्हें पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी ही ना रहें
तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आगे देखिए, हमारी आगे है भाषा की बात। इसमें स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। रेखांकित कौन कौन से हैं? स्वर्ण और लाल। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो कविता में क्या क्या थे? पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पुलकित क्या थे? पंख क्या थे? पुलकित मतलब कोमल। तो पुलकित क्या है हमारा? ये गुणवाचक विशेषण है। कटुक निबोरी मतलब कड़वी, नीम की कड़वी निबोरिया। तो इसमें कटुक हमारा गुणवाचक हो जाएगा। ऐसी कनक कटोरी, कटोरी कैसी है? सोने की। तो इसमें क्या हो जाएगा? कनक कटोरी, कनक हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? सामासिक चिन्ह, और इसे योजक चिन्ह भी कहते हैं। आगे जब चिन्ह पढ़ाए जाएंगे, विराम चिन्ह, तब हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या कौन कौन से चिन्ह को क्या क्या बोलते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे मतलब भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। जैसे हो गया अमीर गरीब, दुख सुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाव, सुबह शाम। तो इसमें क्या है? जैसे अमीर गरीब हो गया तो अमीर और गरीब, ये चिन्ह हमारा क्या और की आवाज़ ही तो दे रहा है बीच में, मतलब तो और का ही बैठ रहा है ना। ऐसी सुख और दुख, रात दिन का रात और दिन, तन और मन, मीठा खट्टा मीठा और खट्टा, अपना पराया अपना और पराया, पाप पुण्य पाप और पुण्य, सही गलत सही और गलत, धूप छाव धूप और छाव, सुबह शाम सुबह और शाम। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पढ़ाने के मेथड में रोचकता लाने के लिए कुछ भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।